हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का साइंस में चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और पिछली वीडियो तक हमने कॉपर धातु का परिष्करण और संक्षारण के बारे में देखा था। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक देखते हैं हम इस वीडियो में। मिश्रावर्तन विधि क्या होती है? मिश्रावर्तन विधि, ठीक है। तो सबसे पहले मिश्रावर्तन विधि क्या होती है इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए वह विधि जिसके द्वारा धातु में अच्छे गुण विकसित किए जाते हैं उस विधि को मिश्रावर्तन विधि कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रावर्तन विधि क्या होती है? वह विधि होती है जिसके द्वारा धातु में अच्छे गुण विकसित किए जाते हैं, उस विधि को हम कहते हैं मिश्रावर्तन विधि। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, शुद्ध जो लोहा होता है, ठीक है, शुद्ध लोहा ये बहुत नर्म होता है, ठीक है। ये इतना नर्म होता है शुद्ध लोहा कि इसके द्वारा हम कोई भी उपकरण नहीं बना सकते, ठीक है ना। उपकरण नहीं बना सकते, कोई भी उपकरण हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना नरम होता है कि उसको जरा सा भी बेंड करेंगे तो टूट जाएगा। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी आइटम हम नहीं बना सकते। अब इस लोहे को काम में लेने के लिए इसका कठोर होना जरूरी है। तो इसको कठोर बनाने के लिए अतः कठोर बनाने के लिए इसमें 0.05% कार्बन मिलाते हैं, ठीक है, जिससे यह कठोर हो जाता है। तो यहां हमने देखा लोहा जो था वो लोहा शुद्ध अवस्था में क्या था? नरम। अब इसको कठोर बनाने के लिए इसमें हमने कार्बन मिलाया, ठीक है। तो हमने इसमें कार्बन मिलाया, कार्बन मिलाने से इसमें कठोरता का गुण क्या हो गया? डेवलप हो गया। तो ये इस प्रकार हमने लोहे को नरम से क्या बना लिया? कठोर। तो इस प्रकार एक नया गुण हमने कठोरता का डेवलप किया। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? मिश्रावर्तन विधि। अर्थात किसी धातु में अच्छे गुण को विकसित करने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं मिश्रावर्तन विधि। देखिए बच्चों, इसी प्रकार अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो लोहे में निकिल या क्रोमियम दोनों में से किसी एक को मिलाकर स्टेनलेस स्टील प्राप्त
करते हैं। ठीक है, इस स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगती, केवल लोहे पे जंग लग जाएगी। लेकिन यदि क्रोमियम और निकेल दोनों में से किसी एक को एक निश्चित अनुपात में लोहे के साथ मिला देते हैं तो फिर लोहा किससे बदल जाएगा, स्टेनलेस स्टील में। तो बर्तन साफ करने के जूने वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस स्टेनलेस स्टील युक्त होती हैं, तो इसमें जंग अब नहीं लगेगी। तो एक नया गुण डेवलप किया हमने, निकेल या क्रोमियम को दोनों में से किसी एक को लोहे के साथ मिला करके। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है? ठीक है, पहले इसकी परिभाषा हम देखिए। मिश्र धातु, मिश्र धातु दो या दो से ज्यादा धातु का या धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से ज्यादा धातुओं का या फिर धातु और अधातु का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। करेक्ट। अब हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए बच्चों, पीतल जो होता है वो कॉपर और जस्ता, जिंक और कॉपर, इन दोनों धातुओं का जो मिश्रण होता है वो पीतल होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम और देखें तो कांसा। ठीक है, कांसा जो होता है वो कॉपर प्लस टीन, ठीक है, कॉपर और टीन इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो उससे कांसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देते हैं, सोल्डर जो होता है वो टीन और लेड, ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उस मिश्रण से सोल्डर बनता है। तो इस प्रकार पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। कांसा किन दो धातुओं का है? कॉपर और टीन का। और सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? टीन और लेड के मिश्रित धातु होता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। ये जो मिश्र धातु होते हैं बच्चों, इन मिश्र धातु की जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है बजाय जिन धातुओं से मिलकर के बनी है। पीतल की विद्युत चालकता कम होती है, जबकि कॉपर की और इनकी जिंक की क्या है, इन दो इस पीतल की तुलना में ज़्यादा। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं मिश्र की विद्युत चालकता व गलनांक कम होते हैं, जबकि जिन धातुओं से मिलकर यह बनी है उनकी चालकता व गलनांक ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मिश्र धातु की चालकता और गलनांक हमेशा क्या होते हैं? कम होते हैं, जबकि जिन धातुओं से ये मिलकर बनी है उनकी चालकता और गलनांक हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, अगला हमारा टॉपिक लेते हैं 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना, ठीक है। देखिए बच्चों, जो प्योर गोल्ड होता है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये शुद्ध सोना हमारे कोई काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत नर्म होता है, इतना नर्म होता है कि इससे कोई आभूषण नहीं बना सकते। यह बहुत नर्म होता है, होता है, जिसके कारण इससे आभूषण नहीं बना पाते, ठीक है। ये बहुत नर्म होता है, 24 कैरेट सोना बहुत नर्म होता है, इसके कारण इससे हम कोई आभूषण नहीं बना पाते, ठीक है। अब इसे आभूषण बनाने के लिए इसमें कठोरता उत्पन्न करनी जरूरी है, इसलिए हम इसमें कुछ मात्रा में कॉपर या सिलिकॉन मिलाते हैं। अतः इसे कठोर बनाने के लिए सिलिकॉन या कॉपर मिलाई जाती है, अतः इसे कठोर बनाने के लिए दो भाग सिलिकॉन या कॉपर मिलाई जाती है। अतः 22 जो कैरेट सोना होता है, कैरेट सोना आभूषण बनाने के काम आता है। इसमें 22 भाग सोना व 2 भाग कॉपर या सिलिकॉन होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि हम सोना या ज्वेलरी बनाने में 24 कैरेट सोने का उपयोग क्यों नहीं करते, 22 कैरेट का ही क्यों करते हैं। तो उसका रीज़न ये है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा कि जंग लगने के लिए क्या क्या परिस्थितियां जरूरी है। देखिए बच्चों, अब हम एक छोटे से प्रयोग के द्वारा ये देखेंगे कि जंग लगने के लिए क्या क्या परिस्थितियां आवश्यक होती है, ठीक है। तो इसे हम अगले पेज पे देखते हैं। देखिए बच्चों, हम इस प्रकार 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। 3 परखनलियाँ लेते हैं, ए, बी और सी, करेक्ट। तीनों परखनली के अंदर हम एक शुद्ध बिना जंग की लगी हुई साफ सुथरी लोहे की कील इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। लोहे की कील हमने इसके अंदर रखी, ठीक है। और अब हमने इसको पानी से भर दिया, ठीक है। ठंडा पानी हमने इसको पानी से भर दिया
और पानी से भरने के बाद हमने इस प्रणाली के मुंह को एक कॉर्क की सहायता से बिल्कुल सावधानी से इस प्रकार इसको बंद कर देते हैं कि बाहर से एयर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। ठीक है, ये पानी है, पानी, पानी के ऊपर ये वायु, करेक्ट। ओके, अब हम जो प्रणाली बी है इसके अंदर कुछ गर्म जल भरते हैं, गर्म आसूत जल, गर्म आसूत जल। ठीक है, गर्म जल भरते हैं। अब इस गर्म जल में हम थोड़ा सा तेल मिलाते हैं। तो जब हम इसके अंदर तेल मिलाएंगे तो तेल पानी के ऊपर इस प्रकार तैरने लगेगा। ठीक है, तेल, तेल, ठीक है, क्योंकि बच्चों तेल हल्का होता है, पानी भारी होता है, तो तेल पानी के ऊपर क्या होगा, एक परत के रूप में तैरने लगेगा। दोनों मिक्स नहीं होंगे, तेल ऊपर पानी नीचे होगा, करेक्ट। और इसके ऊपर यहाँ जो खाली जगह है इसमें है वायु। ठीक है, अब हम इस प्रणाली के मुंह को कॉर्क की सहायता से सावधानी से बिल्कुल बंद कर देते हैं जिससे कि बाहर से एयर इसमें प्रवेश नहीं करे। ओके, अब हम प्रणाली जो सी है इसके अंदर हम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल, कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल इसके अंदर लेते हैं और लेकर के इस प्रणाली के मुंह को हम कॉर्क की सहायता से बंद कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम तीनों प्रणालियों को तैयार करते हैं। अब इन तीनों प्रणालियों को हम एक सप्ताह के लिए, अब तीनों प्रणालियों को एक सप्ताह के लिए रख देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका अवलोकन करते हैं। जब हम इसका अवलोकन करेंगे तो हम पाते हैं कि जो परखनली जो ए है, ठीक है, ए की कील में जंग लग जाती है। जो प्रणाली एक के अंदर जो कील है इस कील में जंग लग जाती है। ठीक है, इस पे जंग क्यों लगी, क्योंकि ये जो कील है ये किसके संपर्क में है, पानी के, और पानी के अंदर क्या है, वायु, और पानी के ऊपर भी क्या है, वायु, अर्थात कील पानी और वायु दोनों के क्या है, संपर्क में है। तो पानी, वायु और कील तीनों मिलके क्या बनाएंगे, जंग का फॉर्मेशन करते हैं, जंग का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि कील पानी व वायु के संपर्क, तो हम कह सकते हैं प्रणाली ए में कील जो है वो पानी और वायु दोनों के संपर्क में है, इसलिए कील में क्या लग गई, जंग लग जाती है, करेक्ट। अब प्रणाली बी की बात करते हैं। देखिए, परखनली बी की हम बात करते हैं। देखिए, प्रणाली बी, इस परखनली की कील में जंग
नहीं लगती। इस कील में जंग नहीं लगती। अब इस कील में जंग क्यों नहीं लगी, देखिए इसके रीजन। हमने इस देखिए ये जो कील होती है, ये कील केवल पानी के संपर्क में है, वायु के संपर्क में नहीं। क्यों? ये पानी कैसा है? गर्म पानी। जब इस पानी को हमने गर्म किया तो इसके अंदर की सारी वायु क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो पानी में वायु नहीं है, करेक्ट। ये जो खाली जगह पर जो वायु है, ये वायु इस कील तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि इस वायु और इस कील के बीच में क्या है? तेल की परत। ये तेल की परत इस खाली स्थान में उपस्थित वायु को कील तक नहीं पहुंचने दे रही। अब तो हम कह सकते हैं टोटल मिला के कील केवल पानी के संपर्क में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि कील केवल पानी के संपर्क में है, ठीक है। क्योंकि पानी को गर्म करने पर इसकी वायु बाहर निकल जाती है एवं खाली स्थान की वायु तेल की परत के कारण कील तक नहीं पहुंची, ठीक है। तो इस कारण बी प्रश्नली की कील में जंग नहीं लगती, ठीक है। अब हम प्रश्नली सी की बात करते हैं। देखिए प्रश्नली, हाँ बच्चों देखिए प्रश्नली जो सी के अंदर जो कील है, ये कील केवल इस सूखी वायु के संपर्क में है, जल के संपर्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वायु के अंदर जो नमी थी, इस नमी को कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और सूखी वायु रहती है, अर्थात पानी नहीं होता। तो कील केवल वायु के संपर्क में होती है, पानी न होने के कारण ये जंग नहीं लग पाती। तो हम कह सकते हैं कि कील, देखिए बच्चों प्रश्नली सी के अंदर जो कील होती है केवल शुष्क वायु के संपर्क में रहती है, क्योंकि इस वायु की जो नमी होती है उसको कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए प्रश्नली सी में भी जंग नहीं लगती। तो हमने देखा यह प्रश्नली ए की कील पानी और वायु दोनों के संपर्क में है, जंग लग गई। प्रश्नली बी की कील केवल पानी के संपर्क में है, वायु के संपर्क में नहीं है, अर्थात जंग नहीं लगी। प्रश्नली सी की कील केवल वायु के संपर्क में है, पानी के संपर्क में नहीं है, तो जंग नहीं लगी। तो हम कह सकते हैं कि जंग लगने के लिए पानी और वायु और लोहा तीनों चीजें आवश्यक होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जंग लगने के लिए लोहा, पानी, वायु तीनों कारक आवश्यक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, इस वीडियो में आज हमने ये देखा कि जंग लगने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं, मिश्रावर्तन विधि क्या होती है, ठीक है, और मिश्र धातु क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारी ये चैप्टर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि
आगे के चैप्टरों की वीडियो हम समय पर आपको उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारी नेक्स्ट अगली वीडियो देखिए आप। थैंक यू।